नमस्कार दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन का आज ये 55वां 55th एपिसोड है और मैं हूं आपका अपना अजॉय भट्टाचार्य। मैं आजकल कुछ अलग ही मिजाज में हूं। बहुत मज़े के दिन बीत रहे हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? मेरे बाबा माँ डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य और प्रणोति भट्टाचार्य इन दिनों मेरे साथ अहमदाबाद में हैं। तो हो गई ना मस्ती। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम आपके बीच लेकर के आएंगे सबसे पहले महाकवि भास द्वारा रचित अभिमारक, जिसकी पुनर्रचना मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने की है और उसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात पाखुरी वक्त जोशी आपके बीच अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी। और आज आपके लिए एक सरप्राइज आइटम है। लास्ट आइटम जो आज है वो सरप्राइज आइटम है। मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। बाद में मुझे लिख करके बताइएगा कि आज का सरप्राइज आइटम कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। मैं आमंत्रण दूंगा हरदीप दायले जी को कि वो आए और रूपरेखा जो है अभिमारक की वो हमारे बीच रखें, और गिरिजेश व्यास जी को कि वो आज अभिमारक का पाठ करें। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी पाठकों को, दर्शकों को मेरा यानी हरदीप दायले का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सप्ताह हमने सुना कि कैसे अभिमारक को विद्याधर द्वारा गायब होने वाली अंगूठी प्राप्त होती है। तभी वहाँ पर विद्याधर के जाने के बाद विदूषक, जो कि अभिमारक को खोज रहे होते हैं, वहाँ उनका प्रवेश होता है। अभिमारक उन्हें देख करके गायब हो जाते हैं और वो उनके सामने प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है विदूषक को कि मुझे मेरे मित्र का भ्रम हो रहा है, वो मुझे सपनों में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुझे उनकी इतनी चिंता है। तभी अभिमारक प्रकट होकर के उन्हें अंगूठी के प्राप्त होने की सारी घटना उन्हें बता देते हैं। यह सुनकर के और फिर इसके बाद वो उन्हें अपने साथ कन्यापुर में लेकर जाते हैं। जाते हुए रास्ते में नगर रक्षकों की टोली आती हुई उन्हें दिखाई देती है। तो विदूषक गायब अवस्था में नगर रक्षकों को थप्पड़ मारते हैं, जिससे नगर रक्षक एक दूसरे से लड़ना आरंभ कर देते हैं। ये देख कर के अभिमारक को और विदूषक को बहुत मज़ा आता है। तभी खुशी के मारे विदूषक अभिमारक का हाथ छोड़ देते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वो दोनों देखते हैं कि अरे, यानी कि ये हमें मार रहा था। और जैसे ही नगर रक्षक उसको कुछ नुकसान पहुंचाते, अभिमारक वहाँ पे प्रकट हो आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे विदूषक फिर गायब हो जाते हैं। नाटक का दृश्य परिवर्तन होता है और उधर राजकुमारी खुरंगी भी अभिमारक की तरह ही स्वयं को मारने का प्रयास करती है। वो फांसी लगाने लगती है। तभी अभिमारक वहाँ आ जाते हैं और राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करते हैं। और विदूषक, जो कि अभिमारक की अंगूठी अपने साथ में ले लेता है और स्वयं गायब रहता है और पास में से आती हुई चेटी की चोटी पकड़ लेता है। तो चेटी को लगता है मेरी चोटी किसने पकड़ी, उसे कोई दिखाई देता नहीं है। तो उसे ऐसा बोलता है कि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है। और उसी बातों बातों में उसे पता चलता है कि चेटी विदूषक को प्रेम करती है। यह सुनकर के विदूषक बेहोश हो जाते हैं। अब आगे नाट्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। पिछले अंकों में हम भास्कृत नाटक अभिमारक के नाट्यालेख का वाचन कर रहे हैं। बिना समय नष्ट किए हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। धात्री का प्रवेश होता है मंच पर। धात्री, भाग्य कितना चंचल होता है। राजकुमारी का विवाह महाराज ने सोवीर राजपुत्र विष्णुसेन के साथ स्थिर किया था। आज अज्ञात कुल
तथा अतिमानुषिक गुण वाले किसी युवक के साथ संयोग हुआ, जिसने एक उन्मत्त हाथी के आक्रमण से राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की थी। कैसा घटना चक्र चला है कि अब अमात्य भूतिक अपने साथ काशी राजपुत्र जयवर्मा को उनकी माता सुदर्शना के साथ ले आए हैं। कैसा त्रिकोण बन गया है। एक ओर सोवीर राजपुत्र विष्णुसेन, दूसरी ओर ये अज्ञात कुल युवक, और तीसरी ओर काशी राजपुत्र जयवर्मा। अब क्या होगा, ये तो केवल विधि को ही ज्ञात है। चेटी का प्रवेश होता है। धात्री, बड़ी प्रसन्न हो, कोई नई बात है क्या? एकदम नई खबर लाई हूँ। क्या? सोवीर राज के मंत्रियों ने महाराज के पास दूत भेजा है। कहलवाया है कि महाराजा सोवीर राज अपने स्त्री पुत्र के साथ छिपकर हमारे इसी नगर में रहते हैं। ये सूचना पाते ही गुप्तचरों के माध्यम से सही ठिकाने का पता लगाकर हमारे महाराज अब सोवीर राज से मिलने गए हैं। दृश्य परिवर्तन होता है। सोवीर राज चिंतित से टहल रहे हैं। सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार, यहाँ महाराज सोवीर राज चिंतित हैं और अब तो मैं भी उलझ गया हूँ। समझ में नहीं आता कथा की गुत्थियों को कैसे सुलझाऊं। नटी का प्रवेश होता है। नटी, अरे ये क्या आर्य, आपने तो कथा प्रवाह को ही रोक दिया। आओ नटी, तुम बड़े अच्छे समय से आई हो। मैं तो बड़ी समस्या में उलझ गया हूँ। तुम मेरी सहायता नहीं करोगी? मैं भला क्या सहायता करूँगी, मैं तो चेटी चंद्रिका की भूमिका का निर्वाह कर रही हूँ। सूत्रधार, तुम भी खूब चतुर हो। तुमको तो केवल चेटी की भूमिका का निर्वाह करने के लिए कहा था, किंतु तुम तो उपनायिका बन बैठी और नायक के विदूषक मित्र के साथ अपना प्रेम प्रसंग जोड़ बैठी। नटी, क्या करूं आर्य, राजकुमार के साथ मेरे प्रेम की पटरी तो बैठ नहीं सकती थी, सो मैंने उनके मित्र आर्य संतुष्ट को पाकर ही संतोष कर लिया। सूत्रधार, अरे तुम तो विदूषक के सपने देखने लगी, मेरी सहायता कौन करेगा अब? नटी, क्यों, क्या परेशानी है? कोई खास बात नहीं, केवल कथा के सूत्रों को ठीक ठाक सहेज लेना चाहता हूँ। अपना पहला प्रश्न, अभिमारक कौन है? नटी, अभिमारक उस बहुत अरे बस बहुत हो गया, अब आगे बोलो। नटी, अभिमारक उस सुंदर युवक का नाम है जो महाराजा सोवीर राज का एकमात्र पुत्र है और उसका असली नाम है विष्णुसेन। एक बार सोवीर राज के राज्य में एक राक्षस ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वो राक्षस बड़ा मायावी था। वह भयानक राक्षस भेड़ का रूप धर लोगों के पास आसानी से पहुंच जाता था। लोग भेड़ से डरते नहीं हैं, सो वे भागने की कोशिश नहीं करते थे, और वो राक्षस बड़े मज़े से निरीह लोगों को दबोच लेता था और उनका खून पी जाता था। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को पहचानना जो ऊपर से सीधे साधे भेड़ बनकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर मौका ताड़कर अपना असली रूप प्रकट कर देते हैं। लेकिन तब तक साधारण लोग उनके मोह जाल में फंस चुके होते हैं, इसलिए सिवाय मरने के कोई और उपाय रहता ही नहीं। तो उस भेड़ रूपधारी राक्षस के अत्याचार से चारों ओर त्राही मच गई। तब सोवीर राज बहुत चिंतित हुए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ उपाय करते, उनका पुत्र विष्णुसेन चुपके से उस राक्षस की गुफा में पहुंच गया और अकेले ही अपने बाहुबल से उस भेड़ रूपधारी राक्षस को मार डाला। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है आर्य कि एक साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि एक असाधारण असुरराज को अपने अकेले बाहुबल से मार डाला। सूत्रधार, ये तुमने अच्छा प्रश्न किया। यही तो एक गुत्थी है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूँ। सुनो, बताता हूँ। वास्तव में अभिमारक सोवीर राज का पुत्र नहीं है। ये क्या उल्टी बात कर रहे हो आर्य? दुनिया तो यही जानती है कि अभिमारक सोवीर राज का पुत्र है। वैसे दुनिया जो जानती है वो भी ठीक ही है। वाह वाह आर्य, ये भी ठीक और वो भी ठीक। हाँ नटी, ऐसा ही है। बात यूं है कि अभिमारक सोवीर राज का दत्तक पुत्र है। भला वो कैसे? बात यूं हुई कि सोवीर राज की पत्नी सुचेतना का पुत्र प्रसव काल में ही मर गया। तब उनका दुख दूर करने के लिए काशी राज की पत्नी सुदर्शना ने अपना पुत्र अपनी बहन सुचेतना को दे दिया। नटी, ठहरिए आर्य, ठहरिए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। पहले बात साफ कर दीजिए। सोवीर राज की पत्नी सुचेतना और काशी राज की पत्नी सुदर्शना आपस में बहनें हैं। हाँ, तुम ठीक समझी। तो काशी राज की पत्नी सुदर्शना ने अपना पुत्र सोवीर राज की पत्नी सुचेतना को दे दिया।
हाँ, बिल्कुल ठीक समझी, लेकिन बात बिल्कुल साफ नहीं हुई। सूत्रधार: क्यों भला? काशीराज की पत्नी सुदर्शना के पुत्र तो जयवर्मा हैं, लेकिन सुदर्शना ने तो अपने पुत्र जयवर्मा को अपने ही पास रखा है, फिर अपनी बहन सुचेतना को उन्होंने अपना पुत्र कैसे दिया? सूत्रधार: हाँ, यही तो भेद की बात है। नटी: भेद की बात है? तो क्या कोई भेद की बात भी है? नटी, बहुत बड़े भेद की बात है। तो फिर जल्दी बतलाइए नार, जल्दी बतलाइए, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सूत्रधार कहते हैं, बहुत पहले भगवान अग्निदेव सुदर्शना पर आसक्त हो गए थे और इस आसक्ति के फलस्वरूप अग्निदेव से सुदर्शना को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। नटी: हाय राम, देवताओं की लीला भी अपरंपार है। अरे पाप पुण्य लोक लाज केवल साधारण लोगों के लिए ही होता है, लेकिन असाधारण देवताओं का विशिष्ट वर्ग इससे परे। वे किसी भी कुंवारी को मां बना देते हैं और फिर भी कौमार्य भंग नहीं होता, किंतु साधारण जन ऐसा करे तो व्यभिचार। हाय रे साधारण जन, बेचारे देवताओं की तरह आचरण भी नहीं कर सकते। सूत्रधार: ये तुम क्या बकने लगी? ये नहीं पूछोगी कि अग्निदेव से उत्पन्न सुदर्शना पुत्र का नाम क्या है? अब पूछने को बाकी क्या बचा है? सुदर्शना देवी के अग्निपुत्र का नाम ही अविमारक है, और क्या? हाँ, अब तुम्हें मालूम पड़ा, अच्छी समझदार हो गई हो। नटी: अरे मैं तो ये भी समझ गई हूँ कि विकट समस्या आ गई है। एक और हैं सोवीर राज के दत्तक पुत्र अविमारक, जो कि देवी सुदर्शना के पुत्र हैं। दूसरी ओर काशी राज पुत्र जयवर्मा, और वे भी सुदर्शना देवी के पुत्र हैं। तो फिर तो ये दोनों भाई भाई हुए। तो बड़े भाई अविमारक पहले से ही कुरंगी से गंधर्व विवाह कर चुके हैं, और अब छोटे भाई जयवर्मा भी कुरंगी का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए यार, इस धर्म संकट को कौन सुलझाएगा? सूत्रधार: एक और भी समस्या है। वो क्या? समस्या ये है कि अविमारक वास्तव में सोवीर राज के सर्वमान्य पुत्र हैं, तो फिर वे अज्ञात कुल क्यों बने हुए हैं? सोवीर राज छुपे हुए क्यों हैं? हाँ, ये तो भेद की बात हुई। सूत्रधार: तो फिर चलो इस भेद को स्वयं सोवीर राज ही खोलेंगे। दृश्य परिवर्तन होता है। सोवीर राज टहल रहे हैं, सहसा प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी: वैरंतर नगरी के स्वामी दुर्योधन के पुत्र महाराज कुंती भोज महामात्य भूतिक के साथ पधार रहे हैं। कुंती भोज और भूतिक का प्रवेश होता है। कुंती भोज कहते हैं, बहुत दिनों बाद अपने परम मित्र सोवीर राज के दर्शन से मेरा मन अब मेरे वश में नहीं रहा है। अरे अरे, वहाँ दूर खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं? आकर गले क्यों नहीं लग जाते? एक बार फिर बचपन की याद में खोकर जैसे मैं बिल्कुल नया बन गया हूँ। आओ मित्र। कुंती भोज और सोवीर राज गले मिलते हैं। कुंती भोज: क्या बात है, वर्षों बाद अपने बचपन के सखा से मिले, फिर भी तुम्हारा मुख उदास है। समझता हूँ मित्र, मन में कोई कष्ट है, जिसके ताप से भाप उठकर बार बार तुम्हारी आंखों का स्पर्श करता है। मुझे नहीं बताओगे सखा? सोवीर राज कहते हैं, तुम्हारे साथ वर्षों मिलने से मुझे अपार खुशी मिली है। उसे एक पिता का मन वहन नहीं कर पा रहा है। कुंती भोज: पितृमन? तो क्या पुत्र की ओर से कोई ऐसी बात मन में समा गई है? क्या बताऊं मित्र, मेरा कुमार मुझे वर्ष भर से नहीं मिल रहा है। कुंती भोज: किंतु वर्ष भर से तुम भी तो अज्ञात बने हो, मुझे अपने इस अज्ञातवास का कारण नहीं बताओगे? सोवीराज कहते हैं, अवश्य बताऊंगा मित्र। शायद इस जानकारी से ही मेरे पुत्र का पता लगाने में तुम मेरी मदद कर सको। सुनो, बताता हूँ। कुंती भोज कहते हैं, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ, बताओ। तुमने महर्षि चंड भार्गव अतिक्रोधी का नाम सुना है? हाँ, ब्रह्म ऋषि को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सोवीर राज: एक दिन की बात है। दृश्य परिवर्तन होता है। जंगल का दृश्य है। शेर के दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। नेपथ्य में एक युवक की करुण सी आवाज़ उभरती है। गुरुदेव, 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 मुझे बचाइए! गुरुदेव, ये शेर मुझे मार डालेगा! गुरुदेव, गुरुदेव! लड़खड़ाता हुआ वो खून से लथपथ युवक मंच पर आता है और ढेर हो जाता है। दूसरी ओर ब्रह्म ऋषि चंड भार्गव का तेज कदमों से मंच पर प्रवेश होता है। चंड भार्गव शिष्य का सिर अपनी गोदी में रखते हैं और कहते हैं, मेरे शिष्य पर व्याघ्र ने आक्रमण किया। क्यों वन देवता मेरे शिष्य की रक्षा नहीं कर सका? मैं इस पूरे वन में अपनी क्रोधाग्नि फैलाकर राख कर दूंगा। दौड़ते हुए सोवीर राज का प्रवेश होता है। ब्रह्म ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ।
चंड भार्गव आग्नेय नेत्रों से सौवीर राज की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरे सम्मुख आने का तुमने साहस कैसे किया? इस समय मैं वन देवता से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। बीच में बाधक बनकर आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं ब्रह्म ऋषि चंड भार्गव हूं। सौवीर राज, सेवक, क्या ये सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए? चंड भार्गव, सावधान उद्धत सेवक, जब ब्रह्म ऋषि चंड भार्गव बोलते हैं तो किसी को भी बीच में बोलना असहनीय होता है। ब्रह्म ऋषि, अपराध क्षमा करें, मैं इस राज्य का स्वामी हूं। ब्रह्म ऋषि से यह धृष्टता कि तुम मेरे सम्मुख स्वयं को स्वामी कहो? मैं आपका दास हूं ब्रह्म ऋषि। चुप रहो, तुम इस योग्य नहीं कि मेरे दास भी बन सको। मेरा दास बनने के लिए तुमको जन्म जन्मांतर तक तपस्या करनी होगी। मुनिराज, अपने इस क्रोध का कारण तो बताएं। अरे तुच्छ मनुष्य, तेरा ये दुस्साहस कि तू ब्रह्म ऋषि चंड भार्गव से क्रोध का कारण पूछे? एक तो तू असमय मेरे सम्मुख आया है। मैं अपने मंत्र बल से अपने शिष्य को जीवन दान देने की तैयारी कर रहा था। तूने मेरे इस मंत्र विद्या में बाधा उत्पन्न की। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जा यहां से अभी, इसी समय। ब्रह्म ऋषि, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो। मैं इस देश का राजा हूं। मेरा ये धर्म है कि मैं अपने राज्य में पधारे ब्रह्म ऋषि की सेवा करूं। आप मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताएं। अरे नीच मनुष्य, तू अब तक मेरी आंखों के सामने खड़ा है, नराधम, पामर, नीच, पापी, दुष्टात्मा। सौवीर राज, ये क्या मुनिराज, ये आचरण आपको शोभा नहीं देता। मैं तो आपके सम्मुख विनीत भाव से खड़ा हूं और आप हैं कि ऐसा आचरण करते हैं। अकारण क्रोध के कारण आप तपस्या के पात्र नहीं हैं। आप ब्रह्म ऋषि के रूप में चांडाल हैं। भयानक क्रोध में भरकर आग्नेय नेत्रों से सौवीर राज की ओर देखते हुए चंड भार्गव खड़े होते हैं और भयानक उत्तेजना में बोलते हैं, क्या कहा? मुझ ब्रह्म ऋषि को तूने चांडाल कह दिया? जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अपने स्त्री पुत्र सहित चांडाल हो जा। इस श्राप को सुनकर सौवीर राज ब्रह्म ऋषि के कदमों में, चरणों में गिर पड़ते हैं। अपराध क्षमा हो मुनिराज, इतना भयंकर अपराध, इतना भयंकर श्राप मत दीजिए। मैं आपके समक्ष अबोध बालक जैसा हूँ। असावधानीवश ये शब्द मुंह से निकल गया। आप मुझे कोई और दंड दे दीजिए, चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु ये अभिशाप लौटा दीजिए। शाप वचन वापस नहीं हुआ करते राजन। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य हो सकता है। आप ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मैं तो एक मूर्ख वाचाल शिशु हूँ आपके समक्ष। कुछ भी करें, किंतु ये कृपा करें प्रभु, ये श्राप वापस ले लें। उठो राजन, मैं तुम्हारे इस शुद्ध मन के विलाप से प्रभावित हुआ। इस शाप मोचन का एक रास्ता है। दया कीजिए मुनिवर, तुम अपने स्त्री पुत्र सहित चांडाल के रूप में किसी तरह वर्ष भर बिताओ। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तुम्हारा शाप छूट जाएगा। अनुग्रहित हुआ ब्रह्म ऋषि, मैं कृतकृत्य हुआ। सौवीर राज भारी कदमों से चले जाते हैं और यहाँ पर ये दृश्य समाप्त होता है। पाखुरी वक्त जोशी का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक डिलीवरी है जो लोगों ने जिसकी बहुत प्रशंसा की है। तो पाखुरी, आज हमारे बीच में आप अशोक भौमिकदा की कौन सी कहानी लेकर के आ रही हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम भारत के प्रख्यात चित्रकार, कथाकार अशोक भौमिक जी की कहानी यस बॉस पढ़ते हैं। कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज का लास्ट बेंचर अनिल गुप्ता को बनाने वाले ने न जाने क्या सोचकर उसे एक चेहरा दिया था। बावजूद उसकी फौजियों जैसी घनी मूंछों के मासूमियत यूं टपकती रहती थी जैसे ताड़ के पेड़ से रस। शायद इस मासूमियत के साथ कुछ और बातें भी शामिल होनी थी, पर खुदा से हड़बड़ाहट में चूक हो गई थी। उन्होंने एक प्यारा सा मक्कार दिल उसके सीने में ठूंस कर जस तस इस दुनिया में चरने भेज दिया था। इसलिए बनाने वाले जानते थे कि अनिल और जो कुछ भी था सो तो वो था, पर मासूम कतई नहीं था। चांदगढ़ में अनिल के आए कुछ ही महीने बीते होंगे, पता चला मियां बनारस में एमएम में पढ़ रही किसी नीता से घनघोर इश्क कर बैठे हैं। नीता और नीता के माँ बाप परिवारजनों को
ताड़ के पेड़ से टपकते रस की धार सी दिखी थी। लिहाजा उन सब का मानना था लालटेन लेकर ढूंढने निकलेंगे तो भी ऐसा लड़का आज के जमाने में तो मिलने से रहा। यही बता दूं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी के नियमानुसार किसी को अपना हेडक्वार्टर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं होती थी। छुट्टी की अर्जी की मंजूरी होने पर ही कोई शहर छोड़कर कहीं जा सकता था। यदि कोई बिना अनुमति के अपने शहर के बाहर टहलता दिख जाता था तो बहुत संभव था कि वो बिना साबुन पानी के अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकता था। चूंकि जिले में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर निगरानी रखने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए उसका रोज नामचा या डेली डायरी ही उसकी हाजिरी और दिन भर किए गए कामों का दस्तावेज होता है। इसलिए डेली डायरी में अगर आपको किसी दिन सराय रानी या देवगांव में काम करते दिखाया और उस दिन बनारस के किसी टॉकीज की बालकनी पर बैठे फिल्म का आनंद लेते दिख गए तो नौकरी से आपकी छुट्टी को कोई नहीं रोक सकता था। और जैसा कि सब जानते हैं कि नौकरी सबको प्यारी होती है, सो अनिल को भी प्यारी थी। चूंकि उसकी शादी करीब आ रही थी, इसलिए नौकरी के प्रति उसका प्रेम और भी बढ़ रहा था। अनिल की बदकिस्मती थी कि उसकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस लखनऊ में न होकर बनारस में था और उसका ब्रांच मैनेजर मोहित कपूर बेहद बेदिल और कड़ियल इंसान था। कंपनी के बड़े अधिकारी के पास उसकी गिनती एक अच्छे मैनेजर के रूप में केवल इसलिए थी कि किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी लेने में वो जरा भी हिचकता नहीं था। उसे जानने वाले हम सभी उसे दरोगा कपूर कहते थे। ऐसे दरोगा जी के रहते अनिल के लिए नौकरी को बचाना भी जरूरी था और प्रेमिका से मिलना भी। इस समस्या के लिए अनिल को नित नए तरीके इजाद करने पड़ते थे। अनिल जब जब बनारस अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था तो मेरी मोटरसाइकिल उधार लेकर जाता था, क्योंकि कपूर साहब उसकी मोटरसाइकिल खूब पहचानते थे। उन दिनों आज जैसे किस्म किस्म के हेलमेट बाजार में नहीं मिलते थे, पर फिर भी एक हेलमेट चांदगढ़ में ऐसा था जिसकी बनावट देखकर चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के कंटोप के आकार प्रकार का अंदाजा लगाया जा सकता था। ये हेलमेट हमारे एक दोस्त सोमनाथ का था, पर चूंकि चांदगढ़ में हेलमेट न पहनने पर कोई पुलिस वाला रोकता टोकता नहीं था, इसलिए सोमनाथ के लिए इसकी जरूरत कम ही थी। अनिल बनारस जाते वक्त सोमनाथ से हेलमेट उधार लेना कभी नहीं भूलता था। बनारस की सड़कों पर यह हेलमेट उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच था। सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते अनिल से अगर उसके कड़ियल ब्रांच मैनेजर मोहित कपूर से मुलाकात हो भी जाती तो कपूर साहब के लिए अनिल को पहचान पाना नामुमकिन ही था। अब दिक्कत ये थी कि शास्त्री नगर कॉलोनी में कपूर रहते थे और सिगरा में ही प्रेमिका का पुश्तैनी मकान था। दोनों का मकान इतना करीब था कि इस प्रेमी जोड़े के लिए आसपास का इलाका बिल्कुल ही सेफ नहीं था। सो मन मार कर अनिल नीता को लेकर कभी सारनाथ तो कभी मुगल सराय निकल जाया करता था और सड़क किनारे के टूटे ही चाय की दुकान पर कुछ घंटों बैठ वे दोनों सुनहरे दिनों के सपने देखते थे। अनिल की प्रेम कहानी अपने इब्तदाई दौर से गुजरकर अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ी थी। शादी तय हो चुकी थी, पर तारीख तय करने के आड़े कभी दीदी की छोटी बेटी की फाइनल एग्जाम आ रही थी या मामा जी का दुबई में बिजनेस है। मार्च के पहले तो उनका आना असंभव है जैसी प्रेमियों के दिमाग खराब कर देने वाली बातें सुनाई देने लगी। अनिल को शादी की जल्दी नहीं थी, पर उसकी दिक्कत बनारस के उसके ब्रांच ऑफिस और उसके कड़ियल ब्रांच मैनेजर को लेकर ही थी। वो बेचारा प्रेमिका से मिलने केवल इतवार को ही बनारस जा पाता था, क्योंकि इतवार के दिन कपूर साहब की घर से निकलने की संभावना कम होती थी। यूं ही अनिल नीता का इतवार मिलना चल रहा था, तभी एक दिन अनिल के अंदर छिपा दुस्साहसी प्रेमी जाग उठा और वो चांदगढ़ से तड़के चलकर सुबह सुबह ही नीता के घर पहुंच गया।
चांदगढ़ से बनारस पहुंचने में यूं तो 2.5 से 3 घंटों से कम समय नहीं लगता था, पर अगर किसी के दिलो दिमाग में इश्क का भूत कुनाचे मार कर रहा हो तो वो सफर 2 सवा 2 घंटों में ही तय कर सकता था। अनिल नीता को लेकर बनारस के कैंट की ओर निकल गया था। उन दिनों कैंट में कई अच्छे रेस्टोरेंट थे और अनिल को पूरा यकीन था कि उसकी कंपनी का कोई भी दिन इस वक्त इस महंगे रेस्टोरेंट में नाश्ता करने या कॉफी पीने नहीं आने वाला था। नीता और अनिल ने तय किया कि आज 2-2.5 घंटे लगाकर लंच करते हुए इस खूबसूरत मुलाकात को यादगार बनाएंगे, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तभी बिन बादल निशब्द बिजली गिरी और अपनी पत्नी के साथ मोहित कपूर रेस्तरां के अंदर आते दिखे। अनिल ने उन्हें पहले ही देख लिया था। उसे शायद समझ में आ गया था कि आज जिंदगी से उसके हाथों में सबसे कठिन विषय का प्रश्न पत्र थमा दिया था। साथ ये शर्त थी कि इस परीक्षा में अगर फेल हुए तो नौकरी और शादी दोनों से छुट्टी। मासूम चेहरे वाला अनिल गुप्ता अपने चेहरे का भाव तनिक भी बदले बगैर कम से कम शब्दों में नीता को बता दिया कि दरोगा कपूर उसके पीछे की चौथी मेज पर सपत्नीक आके जम गया था। कॉफी पीते हुए अनिल ने नीता से यूं बात करने लगा जैसे उसने मोहित कपूर को देखा ही नहीं था, पर चूंकि रेस्तरां में भीड़ कम थी लिहाजा मोहित कपूर की नजर अनिल पर पड़ते देर नहीं लगी। अपनी पत्नी से बोले, अनिल गुप्ता यहाँ बेटा कॉफी पी रहा है? अभी चखाता हूँ मजा कॉफी का बच्चों को। एक तो रंगे हाथ अनिल को पकड़ने का और साथ में अपनी पत्नी के पास प्रबल प्रतापी बनने का दोहरा अवसर मिला था दरोगा कपूर को। वो हल्के पांव टहलते हुए अनिल नीता की मेज तक गया और एक टक अनिल को देखता रहा, पर अनिल को कहाँ फुर्सत थी किसी कपूर की ओर देखने की। वो नीता से अपनी नई फैक्ट्री के बारे में सविस्तार वो जिस भाषा में बात कर रहा था, बनारस या उसके आसपास उन दिनों ये भाषा कम ही सुनने को मिलती थी। मैं बोल लिया बाबूजी, रेलवे सप्लाई का ऑर्डर पक्का होया करे या नहीं, तो फरीदाबाद किस खातिर हाथ पैर मारने जाऊं? इस भाषा को सुनकर हालांकि मोहित कपूर का आत्मविश्वास थोड़ा हिल सा गया था, फिर भी अपनी मैनेजरी के रोब लिए उसने पूछा, अनिल तुम यहाँ कैसे? अनिल जैसे पहली बार किसी अपरिचित को अपनी मेज के पास देख रहा था। अनिल अनिल कौन साई? भाई तन्ने गलत फहमी हुई साई। इतना कहकर नीता से उसकी नई फैक्ट्री की पुरानी समस्याओं पर बात को जारी रखा। अपमान और गुस्से का रंग एक ही होता है। आदमी अपमानित होकर भी लाल होता है और गुस्से से भी लाल होता है। मोहित कपूर के चेहरे का रंग क्या हो रहा था इसे सबसे करीब से उनकी पत्नी ने ही देखा। मैं मना कर रही थी आपको, पर आप मेरी क्यों सुनने लगे? बिला वजह एक अनजान आदमी से भिड़ लिए। दरोगा कपूर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। तुम क्या समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? 10 साल हो गए इन रिप्रेजेंटेटिवों को चराते, ये अनिल के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इतना कहकर कपूर साहब एक बार फिर अनिल की मेज की ओर गए और धमकाते हुए पूछा, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट अनिल गुप्ता? ओए, अंग्रेजी में क्यों बकन लाग रहा है? मैं तेरे ते हिंदी में बोल रहा, सुन तन्ने समझ ना आ रहा है? मैं बहादुर सिंह और जय मेरी लुगाई सोनिया रही। अगर कोई अनिल थारे पीछे लेके भाग गयो तो थाने में रपट लिखवा ले। मन ने सुबह सुबह परेशान क्यों कर रहा है साई? मामला बिगड़ता देख श्रीमती कपूर अनिल नीता की मेज तक आकर मोहित कपूर से बोली, चलो जी जल्दी पहुंचना है अभय के स्कूल एंड वी आर ऑलरेडी लेट। और फिर अनिल से अपने पति की बेहुदा हरकतों के लिए माफी मांगते हुए लगभग खींचकर मोहित कपूर को रेस्तरां से बाहर ले गई थी। मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि जो इसके बाद का जो हमारा इस श्रृंखला को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं वो एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज क्या है बता दूंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। 2 युवा आपके बीच आ रहे हैं कविता पाठ लेकर के। एपिसोड के अंत में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन है, आप भी उनको पहचानिए।
दोस्तों, मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य अक्सर बैठ कर के लिखा करते हैं। 88 वर्ष की उम्र हो गई है, लेकिन लिखना पढ़ना उनको बहुत पसंद है। और आज एक ऐसा मौका मुझे मिला है जब बाबा कुछ बैठ के लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं बाबा क्या लिख रहे हैं और बाबा से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, आप क्या लिख रहे हैं? কি লিখছো তুমি? बेटा मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। मतलब मेरा तीसरा उपन्यास समाप्ति की ओर है। इसी जल्दी में हूँ मैं कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूँ मैं। अच्छा, तो बाबा क्या ये संभव है कि इसमें से कुछ जो आपने लिखा हो वो आप हमें सुनाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें से नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये उपन्यास है। अच्छा, इसके बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। ओके। जान जाएंगे क्या क्या लिख रहे हैं। हम कविता एक सुना सकते हैं, और खासकर तुम्हारी माँ ने जब कविता लिखी है उसको सुनाना चाहते हैं। अरे वाह, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ आओ ना। हाँ, माँ के ऊपर आपने कविता लिखी है बाबा? हमने पूरी एक पूरा एक संग्रह माँ पर है। क्या बात है? ये अच्छा, देखो ये खासकर मैं 2 कविताएं हैं। एक तो है कितनी बदल गई हो तुम, अच्छा। और दूसरी है तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम बिल्कुल नहीं बदली, ये तो विरोधाभासी हो गया है। विरोधाभास है, तो विरोधाभास सुनाता हूँ ना मैं। अच्छा, सुनाइए। तुमको भी बीच में तुझे लेने पड़नी पड़ेगी। मुझे? हाँ, अच्छा। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। वैसे ही तुनक मिजाज, भू भंगिमा तुम ही बंकिम, नाक पर बैठा मुंह फुलाए बच्चे सा गुस्सा, वैसा हुए वैसा। गनीमत इतनी ही गुस्सा बैठ नहीं पाता है जमकर। मान मनोबल के लिए 36 से 33 अंक गणित में अब नहीं पड़ता उलझना। नाक पर तुम्हारी घेर ली है जगह चश्मे ने। गुस्से की बैठ पाने की जगह तनिक कम पड़ गई है। पता नहीं तुलसी बाबा क्यों बने रहे विरागी, और कालिदास भी कोशिश कर गए चतुर तुम्हारी जाति को। सच तो ये है कि चतुराई मेरे हिस्से में ही रहे हमेशा। क्या क्या जतन किए मैंने उतारने की तुम्हारे पारा। पहले तो था हमारा एकांत युगल, खाली खाली और थी सब भावनाएं। तब तो आश्रित था केवल अंक गणित पर मेरी अंक शायरी। साकार हुई सब भावनाएं करने लगा उपयोग तुम्हारे मूलधनों का, जो तुम्हारे सामने लेकर मेरी श्वेत पताका सत्याग्रह करते थे मेरी खातिर। अब क्या क्या करते थे सत्याग्रह, तुम बताओ, ये पढ़ के बताओ। वाह, ये बड़के का ये बड़के का भूलापन, मजली की चंचलता, और छुटकू का बांकपन बहुत काम आए मेरे। तुम्हारे नहीं, मेरे मेरे अब मैं और सुनाता हूँ। अरे अब तो हो गया है बहुत आसान मान मनोबल। वो कैसा? मूल और ब्याज भी जमे हैं अपने अपने ठिये पर। फिर से लौटा है हमारा एकांत युगल भरा भरा। ब्याज वाले चारों इक्के रहते हैं हमेशा मेरे अंदर दुक्के। जो ही पड़ती है नजर तुम्हारे चढ़ते पारे पर, नाम भर ले लेता हूँ किसी एक ब्याज का, कोई इक्का मेरा तुर्क पत्ता बस खिलखिला पड़ता हंसेगा। वाह, दूसरी कविता बाद में सुनाएंगे। क्या बात है बाबा,
क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हम आपकी दूसरी कविता का इंतज़ार करेंगे बाबा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सरप्राइज? बाबा और माँ 88 एंड 82, इन दो युवा कवियों ने जो आपके सामने पाठ किया, वो आपको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बाबा माँ को एक साथ इस तरह से देख करके, पाठ करता देख करके बहुत ही दिल को तसल्ली मिली। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड 55वां एपिसोड यहीं पूरा करता हूँ। कल फिर आपसे रविवार के दिन मुलाकात होगी। समावर्तन को आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, मिस मत करिए। अगर आपके पास हमारा एड्रेस नहीं है और आप कुछ लिखना चाहते हैं, हमको कमेंट भेजना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं या कोई कविता या लेख लिखना चाहते हैं, तो पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं कल सुबह आपके बीच फिर आऊँगा, कुछ नई कहानी लेकर के, कुछ नया पाठ लेकर के। मुलाकात होगी कल फिर आपसे। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।